सिंधु सभ्यता चल रही थी हमारी। सिंधु सभ्यता में हम 3 शहरों के बारे में पढ़ चुके थे। 3 शहरों में जो पहला शहर हमने पढ़ा था इसका नाम था हड़प्पा। हड़प्पा के नाम पर ही इसकी सिंधु सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा था। कहने का मतलब है जो पहला शहर पाया गया था सिंधु सभ्यता का वो उसका नाम हड़प्पा था और उसके नाम पर इसका नाम क्या पड़ा था, हड़प्पा पड़ा था। इसकी खोज हुई थी 1921 में हुई थी। दयाराम साहनी ने इसकी खोज किया था और सबसे पहले इसकी खोज शुरू हुई थी। दूसरा शहर पढ़ा था हमने, उसका नाम था मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो के बारे में भी हमने पढ़ा था। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में हुई थी। इसके बाद में तीसरा शहर जो हमने पढ़ा था, तीसरे शहर का नाम था चनहुदड़ो। तीसरा शहर हमारा कौन सा था, चनहुदड़ो था। और चनहुदड़ो की जो खोज हुई थी वो 1931 में हुई थी। ठीक है, ये तीनों ही शहर पाकिस्तान में है। कहाँ थे, पाकिस्तान में थे, प्रमुख शहर थे। क्योंकि सिंधु सभ्यता का सबसे पहला शहर था वो हड़प्पा था और दूसरा शहर था मोहनजोदड़ो था, तीसरा था चनहुदड़ो था। कहने का मतलब हड़प्पा सभ्यता में ये तीनों शहर किले बंद थे सबसे पहली बात तो। और कहा जाता दोनों शहर, ये नहीं चनहुदड़ो, दोनों शहर जो हड़प्पा था और मोहनजोदड़ो था कैसे थे, किले बंद थे। और जो हड़प्पा सभ्यता था यहाँ सबसे चौड़ी सड़कें मिली थी हड़प्पा में जाकर के। मोहनजोदड़ो में क्या मिला था, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़े अन्नागार मिले थे। और क्या मिला था, अन्नागार के बाद में यहाँ सबसे बड़े स्नानागार मिले थे। कहने का अन्न भंडार के लिए और स्नानागार के लिए ये सिंधु सभ्यता का प्रमुख शहर था। पाकिस्तान में कुछ यही प्रमुख शहर थे इनसे संबंधित ज़्यादातर प्रश्न आते हैं। इसके बाद में अन्य शहर भी पाकिस्तान में पाए गए थे, उनसे संबंधित प्रश्न कम आते हैं। उनमें एक और शहर पाया गया था, उसका नाम था सुतका गेंडोर। सुतका गेंडोर है, सुतका गेंडोर। जो सुतका गेंडोर है, सुतका गेंडोर बिल्कुल पश्चिमी दिशा है इसका, पश्चिमी भाग है सिंधु सभ्यता का, जो बिल्कुल अंतिम छोर है पाकिस्तान में। इससे आगे मतलब कहने का मतलब है, यहाँ मैंने अभी जो एक दिन ये नक्शा बनाते हैं, नक्शा में आकर के आप देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ मांडा था, या आलमगीरपुर था, या दैमाबाद था, और यहाँ सुतका गेंडोर था। इसी तरीके से ये 3 भागों में विभाजित था। ठीक है, तो ये था, इसका नाम था सुतका गेंडोर। ठीक है, ये किस नदी के किनारे था, सुतका गेंडोर किस नदी के किनारे है, सुतका गेंडोर है वो दास्क नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है, दास्क नदी के किनारे। तो इसके बारे में ज़्यादा कुछ प्रश्न नहीं पूछा जाता, बस इससे संबंधित प्रश्न है कि इसका पश्चिमी भाग है, सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी भाग कौन सा है, वो है सुतका गेंडोर। और वो किस नदी के किनारे है, तो वो दास्क नदी के किनारे है। और दास्क नदी के किनारे होने के बाद में पाकिस्तान में पड़ता है, बलूचिस्तान में। और इसकी खोज किया था वो जॉर्ज डेल्स ने किया था, 1927 में किया था। इसकी खोज हुई थी 1927 में हुई थी और जॉर्ज डेल्स ने किया था। ठीक है, इसकी खोज जॉर्ज डेल्स ने किया था। इससे संबंधित बस इतना ही प्रश्न आता है, इसके बारे में कुछ ज़्यादा विशेष नहीं है। और 1-2 शहर थे, उनके नाम लिख लीजिए, मैं बोलता जा रहा हूँ। उसमें है, एक है आमरी। जो आमरी है वो पाकिस्तान में पाया गया था। और उसके बाद में आमरी की खोज किया था वो एक गोपाल मजूमदार ने किया था 1929 में। ठीक है, सिंधु नदी के किनारे है और सिंध प्रांत में है, पाकिस्तान के में। इसके बाद में एक और जगह है पाकिस्तान की, उसका नाम है कोट दीजी। कोट दीजी है, वो भी सिंधु नदी के किनारे है, पाकिस्तान में है। फजल अहमद ने 1953-54 में इसकी खोज किया था। कोट दीजी की फजल अहमद ने 1953-54 में खोज किया था, सिंधु नदी के किनारे है और सिंध प्रांत में है। इसके बाद में था बालाकोट। बालाकोट बलूचिस्तान में है, पाकिस्तान में, अरब सागर के नजदीक है। रविंद्र सिंह बिष्ट ने इसकी खोज किया था 1974 से लेकर 1977 तक इसकी खोज चली थी। 1974 से लेकर के 1977 तक। इसके बाद में अंत में अल्लादीनो। अल्लादीनो भी पाकिस्तान का क्षेत्र है और यह सिंधु नदी के किनारे है, पश्चिमी पंजाब में है। ये पश्चिमी पंजाब है, पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है उसके पश्चिमी भाग में है। फेयर सर्विस ने 1976 में इसकी खोज किया था। यही प्रमुख शहर हैं। बाकी इतिहास पढ़ना है तो भारत से बाहर का पढ़ता रहिए, इतिहास का भी खत्म है। भारत का इतिहास पढ़ने के लिए कम नहीं है जो बाहर का ज़्यादा पढ़ा जाए। अब हम भारत के इतिहास के बारे में देखते हैं। यहाँ भारत में जो मतलब इंडिया के अंदर जो शहर पाए गए थे इसके, उनके बारे में आगे हम पढ़ते हैं।
इंडिया में जो शहर पाया गया था, प्रमुख शहर पाया गया था, उसका नाम था धौलावीरा। धौलावीरा, धौलावीरा था इंडिया में पाया गया था प्रमुख शहर था। कहने का मतलब है वो पहले शहर मैंने पढ़ाए थे, बताए थे अभी, जो वो कौन से थे, पाकिस्तान में थे। अब ये इंडिया का हम लोग शुरू करते हैं। धौलावीरा, तो धौलावीरा को कहा जाता है कि हड़प्पा काल का सबसे नया शहर है। यह हड़प्पा काल का सबसे नया शहर है और यह नई खोज के अनुसार हमें पता चला है कि यह नया शहर है। पुरानी खोज के अनुसार नहीं पता था, लेकिन अभी जो खोज हुई है उसके अनुसार हमें पता चला है कि यह हड़प्पा सभ्यता का नया शहर है। इसके बाद में यह कहाँ पड़ता है, तो यह कच्छ जिले में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, कच्छ जिले में, गुजरात में पड़ता है। तो गुजरात किसका हिस्सा है, भारत का हिस्सा है। गुजरात राज्य भारत में पड़ता है, तो यह कच्छ जिले में स्थित है, तो गुजरात में पड़ता है। इसके बारे में कहा जाता है कि जो यह तीन, मतलब बाकी जो शहर थे ना, वो दो दो भागों में विभाजित थे, एक पूर्वी टीला और एक पश्चिमी टीला, लेकिन यह एकमात्र शहर मिला था धौलावीरा जो 3 भागों में विभाजित था। तो सबसे पहला पॉइंट इसका यह है कि 3 भागों में विभाजित था। प्रश्न आए कि सिंधु सभ्यता का वह शहर बताइए जो 3 भागों में विभाजित था, तो कौन सा था, धौलावीरा। ठीक है, इसकी जो खोज हुई थी वो 1990-91 में इसकी खोज शुरू हुई थी। 1990 से 1991 में खोज शुरू हुई थी, इसीलिए पता चला था कि यह सिंधु सभ्यता का सबसे नया शहर है। और 1991 में इसकी प्रथम बार जानकारी मिली थी। यह मायनर और मासर नदी के किनारे है। मायनर और मासर नदी के किनारे बसा हुआ है। मायनर और मासर नदी के किनारे बसा हुआ है। जगपति जोशी, क्या नाम था, जगपति जोशी ने इसकी खुदाई करी थी। ठीक है, मतलब इसकी खोज किया था। तो जगपति जोशी इसके प्रमुख खोज करने वाले व्यक्ति थे। अगर धौलावीरा में जो प्राप्त अवशेष हमें मिले थे, उन अवशेषों के बारे में देखेंगे तो यहाँ सबसे बड़ी बात है कि यहाँ एक जलाशय मिला था। जलाशय का मतलब होता है तालाब। तो यहाँ एक तालाब मिला था। तो सबसे पहला सिंधु सभ्यता में जो तालाब मिला था वो धौलावीरा में पाया गया था, जलाशय में पाया गया था। इसके बाद में यहाँ पर था, यहाँ के जो घर थे सिंधु सभ्यता के, ज़्यादातर हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो में जितने भी घर मिले हैं वो ईंटों से बने हुए थे। लेकिन यहाँ पे जो घर बने हुए थे वो पत्थरों से निर्मित थे। जो घर पत्थरों से निर्मित होंगे तो कहने का मतलब है यहाँ पत्थरों का था। और जो पत्थर थे वो पत्थर ऐसे ही नहीं थे जो नॉर्मल होते हैं पत्थर, ये नहीं थे, वो चमकीले पॉलिशदार पत्थर थे, उनसे बना हुआ घर था उनका। कहते हैं कि जो सुरकोट दे, यही इसी के बगल में कुछ सुरकोट जगह पड़ती है, वहाँ से घोड़े का कंकाल पाया गया था। सुरकोट एक जगह पड़ती है यहाँ भी गुजरात में, वो भी एक शहर मिला था, वहाँ से घोड़े का कंकाल पाया गया था। और यहाँ पर कलश समाधान पाया गया था। कहने का मतलब अपने पूर्वजों को क्या करते थे, वो जलाते थे और जलाने के बाद में जो उनकी अस्थियाँ होती थी उनको एक कलश में भर दिया जाता था और कलश में भरने के बाद उनको दफना दिया जाता था। इसके बाद में अगला शहर है वो है लोथल। अगला शहर ये लोथल है। अगर हम लोथल की बात करें तो लोथल था गुजरात में पाया गया था और यह सबसे बड़ा व्यापार का केंद्र था। इसके बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं, यह व्यापार का केंद्र था। यह यहाँ सबसे पहला, कहने उस समय की बात है, उस समय हमारे यहाँ एक सभ्यता फल फूल रही थी। उस समय हमारे यहाँ पर क्या था, यहाँ लोथल में एक बंदरगाह था। बंदरगाह का मतलब होता है यहाँ जहाज आकर के रुकते हैं, तो यह एक बंदरगाह था। बंदरगाह का अगला नाम होता है पत्तन। पत्तन मतलब यहाँ आपने सुना होगा कि पत्तन मतलब यहाँ एक स्टॉपेज होता है। विमान पत्तन, वायु जो एरोप्लेन होते हैं उनका रोकने का स्टॉपेज हो गया, और केवल पत्तन हो गया तो पानी के जहाज होते हैं उनको रोकने का हो गया। ठीक है, इसको गोदीवाड़ा भी कहा जाता है। गोदीवाड़ा का मतलब होता है जहाँ सभी नाव या फिर पानी के जहाज वगैरह आकर के जो उस जगह ठहरे, उस जगह को क्या कहते हैं, उस जगह को क्या कहते हैं, गोदीवाड़ा कहा जाता है। अगर इसमें देखें तो यह व्यापार का प्रमुख केंद्र था और तटीय शहर था। तटीय शहर का मतलब होता है यह समुद्र के किनारे पर बसा हुआ शहर था, समुद्र के तट पर बसा हुआ शहर था। यह व्यापार का केंद्र था। और यहाँ सबसे बड़ी बात थी कि लोथल एकमात्र ऐसी जगह थी जिसके दरवाजे हुआ करते थे वो पीछे या बगल में ना खुल करके मेन रास्ते पर खुलते थे, क्योंकि कहते हैं कि यहाँ भाई ये व्यापार होता था, व्यापार का बड़ा केंद्र था, गाड़ियों वगैरह आने जाने के लिए जरूरत पड़ती थी। तो उसके अनुसार वो क्या करते थे कि अगर गाड़ियां नीचे से ऊपर आएंगी तो उनको आने में दिक्कत होती है। अगर यहीं की यहीं रहेंगी ऊपर, तो जैसे घर के से माल निकालना है, गेट में होकर के गाड़ी में लाद दो और उसके बाद वो माल लेकर के कहाँ चली जाएंगी, बंदरगाह तक पहुँच जाएंगी। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो जगह था, इसके गेट थे, मुख्य गेट थे, मुख्य सड़क पर खुलते थे, घर के द्वार थे, पीछे या फिर साइड में नहीं खुलते थे। यहाँ पर जो ये था लोथल था, तो लोथल की खुदाई हुई थी। तो लोथल तो अहमदाबाद में पाया गया था। कहाँ पाया गया था,
अहमदाबाद में पड़ता है। लोथल स्थान है अहमदाबाद में है, गुजरात में। अहमदाबाद गुजरात में ये स्थान है। तो अब अहमदाबाद में पाया जाएगा। तो यहाँ जो नदी थी, नदी का नाम था भोगवा नदी। कौन सी नदी थी? भोगवा नदी। भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ था और वहाँ एक तालुका थी। तालुका का मतलब होता है एक बड़ा कस्बा होता है, तहसील टाइप का कस्बा होता है। तो एक कस्बा था और उस कस्बे का नाम था धोलुका। धोलुका तालुका थी। तो धोलुका तालुका में यह पाया गया था, धोलका तालुका में। तो यह गुजरात में पाया गया था। और इसके बारे में कहते हैं कि यहाँ पर महत्वपूर्ण कई चीज़ें मिली थी, जिससे हमें पता चलता है कि व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र था। एक तो सबसे पहली चीज़ थी कि यहाँ विमान पत्तन मिला था। क्या था? मतलब पत्तन मिला था, बंदरगाह मिला था। और बंदरगाह का मतलब होता है कि जहाँ आकर के क्या रुकते हैं, जहाज मतलब पानी के जहाज वगैरह आकर के रुकते हैं। इसकी खोज किया था वो रंगनाथ राव ने किया था। रंगनाथ राव ने 1955 में इसकी खोज किया था। ठीक है। यहाँ पर व्यापार का मालूम चलता है कि हम लोग ईरान से व्यापार करते थे। ईरान से व्यापार का मतलब है कि हमें ईरान की मुद्रा हमारे यहाँ पाई गई थी। तो इससे एवरेज लगाते। देखो जब हम कहीं व्यापार करने जाते हैं तो हमारे पास जो मुद्राएं होती है कहीं गिर जाती हैं, ऐसा हो जाता है। तो यहाँ जो मुद्रा पाई गई थी वो ईरान की पाई गई थी। कहने का मतलब फारस की। ईरान का उस समय का नाम था फारस। हमारा जितना भी व्यापार होता था सबसे अधिक व्यापार फारस में होता था। तो फारस में व्यापार होता था। और यहाँ सब मेन प्रमुख चीज़ पाई गई थी। एक तो मुद्रा पाई गई थी, जो मुद्रा थी फारस की थी। और इसके बाद में यहाँ हाथी का दांत पाया गया था। हाथी का दांत पाया गया था। इससे एवरेज लगाया जा सकता है कि हाथी का दांत, हाथी की तस्करी बहुत ज़्यादा होती है। आपने कई बार आपने पढ़ा भी होगा कि एक बार असम के जंगल मतलब एक तालाब था, उसमें जहर मिला दिया गया था। जहर मिला करके वहाँ बहुत अधिक हाथी मारे गए थे। और उसकी तस्करी के केवल और केवल हाथी को मारने का उद्देश्य था हाथी दांत। हाथी के दांतों को ले लिया गया और तस्करी के लिए प्रयोग किया गया था। तो उस समय व्यापार का केंद्र था। हो सकता है हाथी के दांतों का व्यापार होता हो तो हाथी को मार दिया, हाथी का दांत यहाँ पाया गया था। यहाँ पर चारों जो दीवार थी, जो घर थे चारों ओर से दीवार के बने हुए थे। कैसे? जो किलेबंद ये भी होते थे, ये किलेबंद जरूर होते थे, लेकिन इनके जो गेट होते थे वो पीछे नहीं खुलते थे। केवल एक जगह मिली थी, वहाँ पर क्या था, गेट बंद, किलेबंद के साक्ष्य नहीं मिले थे। यहाँ पर एक और चीज़, 2-3 चीज़ें मिली थी। यहाँ विदेशी मुद्रा मिली तो विदेशी मुद्रा लिख दिया गया यहाँ पे। और एक था युगल समाधान। युगल समाधान यहाँ पर 2-4 कब्रें मिली, ज़्यादा नहीं मिली है, 2-4 कब्रें मिली हैं, जिसमें क्या था, युगल समाधान के साक्ष्य मिलते हैं। ज़्यादा नहीं थे, इसके बाद में इतने ही थे। और यहाँ पर एक रंगपुर जगह पड़ती है, रंगपुर में धान की भूसी मिली थी। रंगपुर से क्या मिला था? धान की भूसी मिली थी। अगला है कालीबंगा। कालीबंगा हमारे राजस्थान में है। कहाँ पर है? राजस्थान में। कालीबंगा, कालीबंगा कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। ठीक है, यह राजस्थान में स्थित है, घग्गर नदी के किनारे है। घग्गर नदी के किनारे है। अमलानंद घोष ने इसकी खोज किया था। अमलानंद घोष थे, अमलानंद घोष ने इसकी खोज किया था। और इसकी खोज हुई थी वो 1960 में इसकी खोज हुई थी। 1960 में इसकी खुदाई हुई थी, मतलब खोज कहते हैं, मतलब खुदाई हुई थी। और 1960 में जो खुदाई हुई उसमें पाया गया था कालीबंगा का शहर पाया गया था। कहते हैं कि यह शहर राजस्थान में था। और राजस्थान में होने के साथ में यहाँ कई चीज़ें मिली थी। कालीबंगा का मतलब होता है काले रंग की चूड़ियाँ। क्या होता है? काले रंग की चूड़ियाँ। तो जो कालीबंगा में पाया गया था वो काले रंग की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध जगह थी और यहाँ पाया गया था। तो यहाँ जो पाया, इसमें कई चीज़ें मिलती हैं। एक तो यहाँ कर्मकांड, मतलब कर्मकांड के साक्ष्य मिलते हैं। क्योंकि देखो व्यक्ति जहाँ पूजा पाठ करता है तो वहाँ कर्मकांड होगा, तो यहाँ कर्मकांड के साक्ष्य मिलते हैं। कालीबंगा का मतलब है काली चूड़ी। तो यहाँ सबसे अधिक क्या मिलता था? काली चूड़ियाँ पाई जाती हैं। इसके बाद में यहाँ चूल्हे के साक्ष्य मिले। चूल्हे यहाँ 2 प्रकार के थे। कितने प्रकार के थे? 2 प्रकार के थे। एक होता है तंदूरी चूल्हा। तंदूरी चूल्हा होता है जो तंदूर वाला होता है। एक होता है साधारण चूल्हा। तो 2 तरह के क्या मिले थे यहाँ पर? चूल्हे के साक्ष्य मिलते हैं, तंदूरी चूल्हा और साधारण चूल्हा। इसके बाद में कालीबंगा में जुते हुए खेत के भी साक्ष्य मिलते हैं। तो जुते हुए खेत, इनके भी साक्ष्य कालीबंगा में देखने को पाए जाते हैं। कालीबंगा के बाद में अगला है बनवाली। बनवाली था वो हरियाणा में पाया गया था। बनवाली कहाँ था? हरियाणा में पाया गया था। बनवाली का मतलब, बनवाली से आप एक चीज़ समझ रहे होंगे। बनवाली का मतलब एक हो गया बनवाली या एक बनावटी। बनावटी का मतलब देखने में, बस नाम ही है उसका, वास्तव में वो देखने में नहीं है। यहाँ बनवाली था। बनवाली की खुदाई हुई थी 1974 में शुरू हुई थी। यह हरियाणा में था।
कहाँ है ये? हरियाणा में। हरियाणा के हिसार है, हिसार में ये पाया गया था। और जो सरस्वती नदी के किनारे था, जो आधुनिक मतलब रंगोई नदी थी, सरस्वती नदी के किनारे था, और रविंद्र सिंह बिष्ट ने इसकी खोज की थी, सरस्वती नदी, ठीक है। और रविंद्र सिंह बिष्ट, RS बिष्ट लिखते थे शॉर्ट में इसको, इनको RS बिष्ट भी बोलते हैं। तो रविंद्र सिंह बिष्ट ने इसकी खोज किया था। यहाँ सिंधु सभ्यता की हर जगह सड़क थी, वो कैसी थी? एकदम चौड़ी सड़क थी और एक स्वस्थ सड़क थी, मतलब एक हर सड़क को 90 डिग्री पर काटती। लेकिन जो बनवाली में सड़क पाई गई थी वो चौड़ी सड़कें नहीं थी, ऊबड़ खाबड़ टेढ़ी मेढ़ी सड़कें थी, कहीं अच्छी तरह की सड़कें नहीं पाई गई। कहने का मतलब है बनवाली जो चीज़ें पाई गई थी वो अस्त व्यस्त तरीके की, ठीक ठाक तरीके से नहीं मिली थी। पर लेकिन बनवाली में साक्ष्य मिले थे, वहाँ कई चीज़ें बहुत प्रमुख साक्ष्य मिले थे। कहने का मतलब है यहाँ मिट्टी का हल मिला था। भाई देखो, हल मिला था तो बच्चे को खिलौना के रूप में मिला होगा, तो मिट्टी का हल हो गया। भाई आधुनिक रूप में आपको जो खिलौने मिलते हैं किसके होते हैं? प्लास्टिक वगैरह के होते हैं। तो इसीलिए जो हल मिला था वो किसका था? मिट्टी का था। तो मिट्टी का हल मिल गया। इसके बाद में दूसरा पाया गया था यहाँ पर, तो वो पाया गया था हल्की आकृति के खिलौने। भाई मिट्टी का हल हो गया तो मिट्टी का हल किसका हो गया? वो खिलौने के रूप में प्रयोग किया गया था, तो हल्की आकृति के खिलौने पाए गए थे। इसके बाद में पहिए के निशान पाए गए थे। देखो, व्यक्ति पहिए से तो परिचित हो गया था, अब पहिए के निशान कहाँ पाए जाते हैं? जब आप गाड़ी वाड़ी लेकर के जा रहे होंगे, कीचड़ आ गया होगा, और कीचड़ आने के बाद में वहाँ पहियों के निशान बन गए होंगे। इसके बाद में यहाँ जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ पर जो खेत थे, जुते हुए खेत थे, तो जुते हुए खेतों के साक्ष्य यहाँ पाए जाते हैं। और यहाँ पर प्रमुख चीज पाई गई थी वो था काला शिवलिंग। जो काले पत्थर आपने भी देखे होंगे, जो शिवलिंग होता है काले रंग का शिवलिंग। आधुनिक रूप में भी जो शिवलिंग होता है वो कैसे रंग का है? काले रंग की जो पाई जाती है, तो काले रंग का शिवलिंग यहाँ पाया गया था। और एक चीज थी, यहाँ स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ एक पौधे की मूर्ति पाई गई है। एक मूर्ति पाई गई है, उसमें स्त्री का जो गर्भ होता है उससे एक पौधा निकल रहा है, तो ये यहाँ दर्शाया गया है। और इसके बाद में यहाँ मेन चीज पाई गई थी वो थी भट्टों के अवशेष। भट्टों के अवशेष, तो कहने का मतलब है यहाँ पर जो अवशेष थे भट्टों के, यहाँ ईंट पकाई जाती थी, तो यहाँ जो घर बनाए जाते थे वो पक्के घर बनाए जाते थे। तो ये दो हो गया, कालीबंगा और बनवाली। बनवाली के बाद में अगला आता है राखी गढ़ी। जो राखी गढ़ी थी, राखी गढ़ी भी हिसार में है। कहाँ पर है? हिसार में। हिसार मतलब हरियाणा में है, ठीक है, हिसार हरियाणा। इसके बाद में अगर इसकी जो इसकी खोज किया था, राखी गढ़ी की खोज किया था वो सूरजभान ने किया था। सूरजभान नाम के जो इतिहासकार थे, इन्होंने इसकी खुदाई करी थी। इनकी खुदाई करने के बाद में 1963 में इसकी खुदाई हुई थी। 1963 में खुदाई के बारे में यहाँ एक चीज प्रमुख पाया गया था कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर था आज तक का, और राखी गढ़ी था। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर अगर पूछे नई खोज के अनुसार सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है वो है राखी गढ़ी। आधुनिक रूप में पता चला है कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर राखी गढ़ी है, और यहाँ बुर्ज होम जैसे साक्ष्य मिलते हैं। कहने का मतलब गर्त आवास पाए जाते हैं। यहाँ पर एक और अगला है रोपड़। जो रोपड़ है ये भी कहाँ पाया जाता है? ये रोपड़ पाया गया था आपका पंजाब में। पंजाब में था, ये पंजाब स्थान पर था, और ये सतलज नदी के किनारे था, और यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खोज किया था। अच्छा, एक चीज बता देता हूँ मैं आपको, अगर कोई भी चीज़ होती है, ये ईयर पूछी जाती है, ईयर याद करने में बड़ी समस्या होती है, हम ईयर याद नहीं कर पाते। लेकिन एक चीज़ विशेष याद रखना, जो ईयर पूछी जाती है ना, केवल 2-3 ईयर की शुरुआत की पूछी जाती है। जैसे मान के चलिए सबसे पहली सभ्यता थी हड़प्पा, तो हड़प्पा की ईयर पूछ लेगा। उसके बाद में दूसरी थी मोहनजोदड़ो, उसकी पूछ लेगा। इसके बाद में चंदहुदड़ो की पूछ लेगा, तो बाकी किसी की नहीं पूछता है, तो इसलिए ईयर याद करने में परेशानी नहीं होती। लेकिन इसके जो खोज करता है ना, इनकी खुदाई किया था उन्होंने, जो इनकी जिम्मेदारी मिली थी, उनके नाम पूछ लिया जाता है, तो वो आपको याद होने चाहिए। तो पंजाब में सतलज नदी के किनारे रोपड़ था, यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खोज किया था। यहाँ पर मानव और कुत्ता की कब्र मिली है। जैसे आपने देखा था कि पहले क्या किया जाता था कि मालिक के साथ में कुत्ते को दफना दिया जाता था, तो यहाँ भी एक ऐसी साक्ष्य मिले हैं, मानव और कुत्ते की कब्र पाई गई है। ठीक है, ये इसके प्रमुख शहर थे। इसके बाद में और शहर हैं, उनको लिख लीजिए, मैं उनको आपको लिखा देता हूँ। ठीक है, इसके बाद में जो अगला शहर है, हाँ अगला शहर है रंगपुर, जो मैंने अभी बताया था। रंगपुर गुजरात में है, मातर नदी के किनारे है गुजरात में।
यहाँ पर रंगपुर में धान की भूसी पाई गई थी। क्या पाया गया था? रंगपुर में धान की भूसी पाई गई थी। और रंगनाथ राव ने इसकी खोज किया था 1953 में। अगला है सुरकोटदा। अभी मैंने पढ़ाया था आपको, लोथल पढ़ाया था, तो लोथल के पास में एक जगह बताई थी मैंने, सुरकोटदा। तो सुरकोटदा भी कहाँ पड़ता है? कच्छ जिले में पड़ता है, गुजरात में। यहाँ पर घोड़े का कंकाल मिला था। जेपी जोशी ने, जगपति जोशी हैं, उन्होंने इसकी खोज किया था और इसके बाद में 1954 में इसकी खोज किया था। अगला है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर था पूर्वी सबसे हिस्सा था। कौन सा हिस्सा था? सबसे पूर्वी हिस्सा था। उत्तर प्रदेश में है ये, हाँ उत्तर प्रदेश में है। हिंडन नदी के किनारे बसा हुआ है। यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खोज किया था। यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खोज किया था और 1958 में खोज किया था। एक है मोतीथल। मोतीथल हरियाणा में है। 1968 में इसकी खोज किया था सूरज भान ने। अगला है भगवानपुरा। सरस्वती नदी के किनारे कुरुक्षेत्र में, हरियाणा में है। इसकी खोज किया था जेपी जोशी ने, जगपति जोशी ने ही 1975 में। और लास्ट एक और लिख लीजिए, कुणाल। 20 शहर हो जाएंगे, 20 शहर बहुत हैं। तो कुणाल है, वो सरस्वती नदी के किनारे है, हिसार में। SR राव 1994 में इसकी खोज किया था। जो सिंधु सभ्यता थी, इसके यहाँ तक के शहर थे ना, वो एकदम कंप्लीट हो गए। इसके बाद में आगे देखो सिंधु सभ्यता आई कहाँ से निकल के थी। सबसे प्रमुख बात ये होती है कि सिंधु सभ्यता हमारे पास थी, लेकिन आई कहाँ से थी, तो वो हमें पता होना चाहिए। सिंधु सभ्यता एक मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, ग्रामीण थी। लेकिन मेसोपोटामिया के पश्चिमी हिस्से में क्या था? पश्चिमी हिस्से में एक सभ्यता विकसित थी, वो एकदम शहरी टाइप की थी। और वहाँ से निकल करके आके वो कहाँ बसे थे? भारत में आकर के बसे थे। और भारत में आकर के एक वो शहरी सभ्यता का विकास हुआ था। आप लोग एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर प्रश्न आ जाए कि मानव का मतलब मानव कहाँ से अस्तित्व में आया था, भाई मानव का पालना किसे कहते हैं? तो अफ्रीका को मानव का पालना कहते हैं, क्योंकि मानव था ना, आदि मानव अफ्रीका से अस्तित्व में आया था। और अगर पूछा जाए कि मानव सभ्यता का पालना कैसे कहते हैं, तो मानव सभ्यता का पालना कहा जाता है, वो एशिया को कहा जाता है। कहने का मतलब है सभ्य मानव था, वो एशिया में आकर रहा था। जब वहाँ से भाग के आया था मध्य एशिया से, तो आकर के कहाँ रहा था? पाकिस्तान में रहा था, मेहरगढ़ वगैरह। और वहाँ से ही सभ्यताओं का विकास हुआ था। वहीं उसने खेती करना सीखा था, आवास रहना सीखा था, ग्रुप में रहना सीखा था, और पशु पालना सीखा था, पशुपालन वगैरह सीखा था। तो यही था विधिवत रूप से। तो जो मानव पाया गया था, तो मानव कहाँ पाया गया था? अगर प्रश्न आए कि मानव का सभ्यता का पालना कैसे कहते हैं, तो एशिया को कहते हैं। और मानव का पालना कैसे कहते हैं, तो वो अफ्रीका को कहते हैं। जितने भी आदि मानव थे, आदि मानव अफ्रीका में पाए गए थे। आज भी वहाँ के लोग कैसे नजर आते हैं? बिल्कुल हम लोगों से थोड़ा सा भिन्न नज़र आते हैं। लेकिन कहने का मतलब यही है कि आप लोगों को इन चीज़ों पर बड़ा फोकस करना पड़ेगा। ये रट्टा मार के याद करने वाली चीज़ नहीं है, ये आपको समझ के याद करना पड़ेंगे। अगर आप कोई चीज़ रट्टा मार के याद करते हो तो समझ लीजिए आप याद नहीं कर पाओगे, थोड़ी देर के लिए याद कर पाओगे। और अगर आप उसी चीज़ को तरीके से याद करोगे ना, तो ईजिली आप उसको याद कर सकते हैं। आपको याद करने के लिए रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं है। क्लास में बैठे हैं, क्लास में बैठ के समझ के पढ़िए, पढ़ने के बाद में आप घर जाकर उसका रिवाइज कर लीजिए, एक बार आपको याद हो जाएगा। और अगर आप उसको यहाँ लिख के ले जाएंगे, घर जाके सुंदर राइटिंग में दूसरी कॉपी में फेर बनाएंगे और फिर उसको याद करेंगे, तो याद नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है कि यहाँ समझिए, ठीक है। तो सिंधु सभ्यता क्या है? बिल्कुल एकदम कंप्लीट हो गई थी। और सिंधु सभ्यता के समय पर कई और सभ्यताएं थी। इसमें एक मेसोपोटामिया की सभ्यता भी आती है, जो ईरान में थी, जो टिग्रिस और यूफ्रेटस नदी के किनारे बसी हुई थी। इसके बाद में मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में दूसरी एक और सभ्यता थी, वो थी मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता थी। मिस्र की सभ्यता कहाँ थी? वो मिस्र की सभ्यता मिस्र में थी। और वहाँ का राजा था फिरौन। और फिरौन को क्या था? ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है फिरौन के बारे में। जो फिरौन है उसके बारे में इंटरेस्टिंग कहानी है। कहा जाता है कि मिस्र के राजा फिरौन को श्राप लगा था भगवान का। और श्राप ऐसा लगा था कि जब तक कयामत नहीं आएगी आपकी बॉडी को आग जला नहीं सकती,
पानी खराब नहीं कर सकता, कीड़े मकोड़े खा नहीं सकते, हवा उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती, इस तरीके का श्राप लगा था। तो कहने का मतलब है उसकी बॉडी आज भी रखी हुई है, उसकी बॉडी क्या है आज भी रखी। उसका मिस्र है वो मम्मी बनाने के लिए बहुत प्रसिद्ध है। मिस्र में सबसे अधिक मात्रा में मम्मी बनाई जाती हैं और केमिकल का प्रयोग किया जाता है। जो इजिप्ट है, इजिप्ट में केमिस्ट्री ना केमिकल की खोज हुई थी और उसके बाद में मम्मी जितनी भी बनाई जाती हैं वो सबसे ज़्यादा वहीं बनाई जाती हैं। और वहाँ पर बड़े बड़े पिरामिड बनाते थे। बड़े बड़े पिरामिड का मतलब होता है एक नकली पहाड़ बनाते थे। वहाँ पर क्या था, एक दास प्रथा थी। दास प्रथा का मतलब गुलाम लोग होते थे। तो वहाँ पिरामिड बनाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन इतने ऊंचाई पर पत्थर चढ़ाना उस समय जब कोई मशीनों का विकास नहीं था, तो हाथी और मानव द्वारा उसको खींच के चढ़ाया गया था। तो इसलिए वो मिस्र के पिरामिड बहुत फेमस पिरामिड है। और यहाँ नील नदी का किनारा है, तो ये सभ्यता थी नील नदी के किनारे फल फूल रही थी। इसके बाद में एक आती है रोमन की सभ्यता, एक आती है इसमें ईरान की जो रोमन की सभ्यता होगी, रोमन की सभ्यता के फारस की सभ्यता आती है, ग्रीस की सभ्यता आती है, एक आती है पीली नदी की सभ्यता। तो ये 3-4 सभ्यताएं थी जो सिंधु सभ्यता के समकालीन थी। कहने का मतलब कुछ सिंधु सभ्यता के समकालीन थी और कुछ इससे पहली थी। तो जो मिस्र की सभ्यता थी ना, तो मेसोपोटामिया की, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता तो बहुत पहली थी, लेकिन वहाँ से जो लोग निकल के आए थे उन्होंने सिंधु की सभ्यता नाम को विकसित किया था। और सिंधु सभ्यता विकसित होने के बाद में वह एक शहरी सभ्यता बन गई। सिंधु सभ्यता का जैसे जैसे करके विनाश हुआ, पतन हुआ, कहने का मतलब यहाँ बहुत अधिक मात्रा में बाढ़ें आई। अब बाढ़ होती ना एकदम साइलेंट अटैक होता है। जब आप सो रहे होते पता चला पानी आया और सब कुछ खत्म करके चला गया। तो बाढ़ आने के कारण सिंधु सभ्यता का क्या हुआ, अस्तित्व खत्म हो गया। और यहाँ कुछ लोग सिंधु, अब ये तो नहीं है कि बाढ़ आए और सब लोग खत्म हो जाए, कुछ लोग तो बचेंगे और कुछ लोग बचे थे। और तभी हो गया आर्यों का आक्रमण। जो आर्य थे वो भी मध्य एशिया से आए थे, आर्यों को आक्रमण हो गया। और आर्यों का आक्रमण होने के बाद में यहाँ कहा जाता है कि बहुत भयंकर मारकाट हुई थी, क्योंकि यहाँ दूसरी खोज हुई थी 1922 में। तो जो 1922 में दूसरा स्थल पाया गया था उसका नाम था मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में कंकाल मिले थे। इस मोहनजोदड़ो का मतलब ही है मृतकों का टीला। कहने का मतलब है मोहनजोदड़ो में सबसे अधिक मात्रा में कंकाल पाए गए थे और वो कंकाल एकदम अस्त व्यस्त पाए गए थे, क्षतिग्रस्त कंकाल थे। तो वहाँ मृतकों का टीला, तो इसीलिए उसको कहा जाता है। तो वहाँ उससे अंदाजा लगाया था कि यहाँ आर्यों का आक्रमण हुआ था और आर्यों के आक्रमण के कारण यह सभ्यता खत्म हो गई थी, चौपट हो गई थी। और कुछ आर्य आ गए, कुछ सिंधु सभ्यता के लोग आ गए थे और इन्होंने एक नई सभ्यता का विकास किया। देखो धीमे धीमे सभ्यता का तुरंत तो विकास नहीं हुआ था, धीमे धीमे करके सेटअप किया और सेटअप करने के बाद में एक नई सभ्यता विकसित हुई। नाम था उसका वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता का मतलब होता है वेदों की सभ्यता। 1500 ईसा पूर्व यह सभ्यता शुरू हुई थी और 600 ईसा पूर्व तक ये सभ्यता चली थी। तो वेदों की सभ्यता थी, तो वेदों के बारे में बताया गया था। और अब हम इसमें पढ़ेंगे वेद। वेदों का मतलब होता है जो हमारे पुराने जो वेद थे, कहने का मतलब हमारे ग्रंथ थे, उनके बारे में हमें समझना है। पहले शुरुआत में केवल 3 वेद थे, चौथा वेद तो बहुत बाद में लिखा गया था। सबसे प्राचीन वेद उसको ऋग्वेद कहा जाता है। तो ऋग्वेद से मतलब ऋचाओं की संख्या थी। ऋचाएं होती है मतलब संस्कृत के श्लोक अधिक थे, इसलिए उसको ऋग्वेद कहा जाता है ऋचाओं की संख्या की वजह से। तो हम अब वैदिक सभ्यता को समझेंगे। सिंधु सभ्यता यहाँ तक कंप्लीट हो गई। इसमें 20 शहर हो गए। 20 शहरों के क्या हो गया, ये नाम आपको लिखा दिए गए हैं कि किसने इसकी खुदाई करी थी और कब किया गया था। ये आपको याद होना चाहिए, अगली क्लास में आपको पूछेंगे। और आज के लिए इतनी ही क्लास।